बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एंकर हामिद मीर के प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ जो है बतौर मेहमान आए हुए थे। उनकी जानिब से इस प्रोग्राम में एक तो बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया कि उनके खिलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो आर्टिकल 6 की तहकीकात जो है इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस प्रोग्राम में जहाँ वो बातचीत कर रहे थे आर्टिकल 6 के इंक्वायरी के हवाले से, वहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो एतराफ़ किया है। आप कह सकते हैं कि एक दूसरा यू टर्न जो है वो नून लीग की जानिब से लिया गया है। एक तो यू टर्न पहले लिया गया था वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से, जब हुकूमत का जो बिल था आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के हवाले से उस वक्त लिया गया था। लेकिन एक और यू टर्न जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से लिया गया है। लेकिन इस यू टर्न पर मीडिया पर किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन आपको देखने में नहीं आई। मीडिया ने उस बहुत बड़े एतराफ़ को उस तरह से कवरेज नहीं दी जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की किसी बात को, जिसे यू टर्न कहा जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसे हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें मुतला किया गया है कि आपने इस मुकदमे में तैयारी के लिए 2 हफ़्तों का वक्त लिया था। आपका वो 2 हफ़्तों का वक्त 17 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और 17 फरवरी से आकर इस केस में दलाइल दें। इस केस के हवाले से मज़ीद भी हमारे पास कुछ मालूमात हैं, कुछ डिटेल हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और कर्नल इनामुर रहीम जो कि मुबैना एक जासूस हैं, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जुमे के रोज़ 14 फरवरी को केस की समाअत हुई थी, उस पर भी समाअत करेंगे, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि एंकर हामिद मीर के प्रोग्राम में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ आए थे। उनकी जानिब से जैसे मैंने आपको बताया कि इंकशाफ किया गया कि मौजूदा हुकूमत ने उनके खिलाफ़ आर्टिकल 6 की इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है बतौर गद्दार के। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, तो इसलिए उन पर आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया। उन्होंने बरमला इस प्रोग्राम में ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो गिराना नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश करके उन्हें हटा दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे अहम बात है, जो एतराफ़ किया गया है, वो ये कि लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो आए हैं वो वोट लेकर नहीं आए, बल्कि एक सेलेक्टर हैं, उन्हें सिलेक्टेड हैं, उन्हें सेलेक्टर की जानिब से सिलेक्ट किया गया है, वो नाअहल हैं। और इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ामात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात पर और उनकी हुकूमत के हवाले से लगाए जाते रहे। इससे पहले जब 2018 की इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चल रही थी, तो वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जो है वो लगाया गया था। उस नारे का मंतकी अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। नवाज़ शरीफ अपनी तकरीरों में यह कहा करते थे कि हमारा जो मुकाबला है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नहीं है, बल्कि हमारा तो मुकाबला उस शख्स के साथ है, उसके साथ है, उन क़ुव्वतों के साथ है जो दिखाई नहीं देती, जो खलाई मखलूक हैं। और फिर नाज़रीन आपने देखा कि एक वक्त आया जब हुकूमत ने एक बिल तैयार किया आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने उस नारे को, उस धांधली के इल्ज़ामात को, उस खलाई मखलूक के इल्ज़ामात को ख़ुद जो है वो उससे यू टर्न लेते हुए उस बिल की हमायत की। और उसमें कोई बात नहीं की गई कि हम जिस हुकूमत को वोट दे रहे हैं उसे हम पहले ख़ुद जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत कहते आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहते आए हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर अपने उस पोजीशन से यू टर्न लिया गया है और ये सबसे बड़ा यू टर्न है कि ये कहा गया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो वोट लेकर आए हैं, जबकि इससे पहले नवाज़ लीग की जानिब से यही कहा जाता रहा है कि इनके वोट जो है वो चुराया गया है, इनका मैंडेट जो है वो नून लीग का चुराया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, उनके पास मैंडेट नहीं है और यही मुतालबा किया जाता रहा कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, नए इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान अगर अपनी कोई बात से हटकर कोई दूसरी बात करते थे तो उसे यू टर्न जो है वो करार दे दिया जाता था और मीडिया के ऊपर पूरी एक ट्रांसमिशनें होती थी, इल्ज़ाम लगाया जाता था, वज़ीर आज़म इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लेकिन अगर दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से अगर इस किस्म की कोई एटीट्यूड देखने को मिलता है कि अपने वो पहले स्टांस से, नैरेटिव से हट के नया नैरेटिव अपनाते हैं, तो इस पर किसी किस्म की कोई जो है वो ट्रांसमिशन नहीं होती, मीडिया में वो बात उस तरह से हाईलाइट जो है वो नहीं की जाती। इसके अलावा दूसरी जो हमारी आज की वीडियो में जो हमने ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी,
रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आपने 2 हफ्तों का वक्त मांगा था दलाइल देने के लिए, तो वो आपका 2 हफ्तों का वक्त 17 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो हम इस केस को 17 फरवरी को समाअत के लिए लगा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और 17 फरवरी से आकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में अपने जो है वो दलाइल दें। अच्छा, इस केस में नाज़रीन जो बहुत सारी बातें हैं जो देखने को हैं, 2 सवाल जो हैं वो सबसे अहम हैं जो अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखे हैं। और सबसे पहले ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फुल कोर्ट की जानिब से, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर बंदयाल कर रहे हैं। एक तो आपने ये जवाब देना है, अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया है कि किस तरह से ये रेफरेंस की ख़बर जो है हुकूमत की जानिब से पब्लिक में लीक की गई, पब्लिक को ये बताई गई, मीडिया पर नशर किया गया। एक तो इस सवाल का जवाब दें। दूसरा जो सवाल जो उठाया गया था अदालत की जानिब से वो ये था कि मुझे सवाल भूल गया, हाँ, कि ये जो तहकीकात हुई थी जस्टिस काजी फायज़ के ख़िलाफ़ उनकी बरतानिया की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, इसकी ऑथराइजेशन, इसकी इजाज़त जो है वो किससे ली गई थी। नाज़रीन, अगर हम इन तमाम चीज़ों की बात करें, अब जो अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले तो इन सवालात के जवाब देने हैं। और जो कानून है इस वक्त पाकिस्तान में, वो कानून ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई सिर्फ उसी सूरत में रिपोर्ट हो सकती है जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी कोई ओपिनियन किसी रेफरेंस पर, चाहे वो सदारती रेफरेंस हो या किसी जज के खिलाफ प्राइवेट जो है वो कंप्लेंट भिजवाई गई हो, उस पर जब कोई हतमी फ़ैसला हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी हतमी ओपिनियन जो है वो कायम कर लेगी, तो उसी सूरत में उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रिपोर्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने इसमें ये देखा कि हुकूमत की जानिब से इस ख़बर को जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 10 मई को जो है उसमें शहजाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी हैं, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी इस रेफरेंस पर बात की गई, मीडिया को ख़बर दी गई। और फिर 2 आशिक खवान मुआवने ख़ुसूसी बराए इतलात, उनकी जानिब से भी मीडिया को इस रेफरेंस के हवाले से जो है वो ख़बर दी गई थी। अब नाज़रीन, जो टेक्निकल गलतियाँ इस केस के अंदर हैं जो इस रेफरेंस बनाने में की गई हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लगता ये है कि इस रेफरेंस को बनाने में और सदारती रेफरेंस बनाकर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाने में जानबूझकर या इरादतन या गैर इरादतन ऐसी गलतियां की गई हैं ताकि ये रेफरेंस जो है वो उस तरह से आगे चल ना सके और इस पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठा दिए जाएँ। अब नाज़रीन, आपके साथ अगर हम टेक्निकल बात करें कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें एक तरफ तो वफाकी हुकूमत ही सदर मुमलिकत थे जिनकी जानिब से ये रेफरेंस भिजवाया गया था और इसका दिफा करना था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक ज़ाहिर सी बात है कि गैर जानिबदार बॉडी है, उसके सामने एक तरफ तो फिर हुकूमत थी, सदर मुमलिकत थे, अटॉर्नी जनरल थे जिनकी जानिब से रेफरेंस भिजवाया गया। दूसरी तरफ जो थे वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे जिनकी जानिब से इस रेफरेंस पर जो है वो जवाब दिया जाना था कि ये जो रेफरेंस भिजवाया गया है, आप ये बताएं कि इसमें लगाए गए इल्ज़ामात जो है वो किस कदर दुरुस्त हैं और किस कदर गलत हैं, आपने उसका जवाब देना था। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने दोनों तरफ अतराफ़ के लोगों को सुनकर अपना फ़ैसला जो है वो उस पर बनाना था, अपना फ़ैसला उस पर कायम करना था। लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से इस कार्रवाई को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, उसमें गलती ये देखने में आई है कि जो टेक्निकल गलती है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी फ़रीक बनाया था और उसके साथ साथ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो सेक्रेटरी थे जिन्हें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उन्हें भी फ़रीक बनाया गया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस में जवाब जमा कराना था, तो इस केस में जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जमा कराया गया, जिस पर एतराज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से उठाया गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो हुकूमत के वकील थे, वहाँ पर हुकूमत के रेफरेंस का दिफा कर रहे थे। तो अब चूँकि यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना जवाब जमा कराना था, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना जवाब जमा कराना था, तो अटॉर्नी जनरल उनके बिहाफ पर किस तरह से जो है वो उनकी वकालत कर सकते थे। तो इससे एक बदनीयत का एलिमेंट जो है वो उठाया गया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का वकील जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सदारती रेफरेंस में हुकूमत का वकील है, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से उनके दिफा में किस तरह से जो है वो सामने आ सकता है। और जो 2 सवाल अदालत की जानिब से उठाए गए हैं नाज़रीन, वो बड़े क्रूशल हैं और उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये जो तहकीकात जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ
शुरू की गई थी। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही बात सामने आई है कि ये कोई ऑथराइज़ जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से नहीं किया गया था। एसेट रिकवरी यूनिट ने वजारत कानून के साथ मिलकर जो है वो तहकीकात शुरू की थी और ये भी एक फ्लॉ नज़र आता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देंगे, अपने आर्गूमेंट्स देंगे, वो क्या मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो ये है। तीसरी जो हमने आपके साथ बात करनी थी, कर्नल इनाम उर रहीम, जिन्हें सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया था, जिसे वजारत दिफा की जानिब से चैलेंज किया गया। तो इसमें भी अटॉर्नी जनरल ने एक समाअत में अदालत को ये बताया कि इनसे बहुत सारी ऐसी मालूमात मिली हैं मुबैना जासूस कर्नल इनाम उर रहीम से, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी हैं, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हवाले से भी हैं, जो बाहर ट्रांसमिट की गई हैं, बाहर के किसी मुल्क को जो है वो फ़राहम कर दी गई हैं। तो हम इस हवाले से इनसे तहकीकात करना चाहते हैं, तो लिहाजा इसकी हमें गिरफ्तारी दरकार है। अगली समाअत में आकर अटॉर्नी जनरल ने नया मौक़िफ़ अपनाया। उनकी जानिब से कहा गया कि जो इनाम उर रहीम है वो बीमार हैं, तो हम इन्हें रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका जो कंप्यूटर है, जिससे गुज़िश्ता समाअत में बताया गया कि हमें बहुत सारी मालूमात मिली हैं, ISI की मालूमात बाहर भेजी गई हैं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मालूमात उस लैपटॉप से बाहर भेजी गई हैं। तो अगली समाअत में अटॉर्नी जनरल बताते हैं कि इस जो पासवर्ड है लैपटॉप का वो इनाम उर रहीम हमें नहीं दे रहे, तो इन्हें पाबंद किया जाए कि इस अपने लैपटॉप का वो पासवर्ड जो है वो हमें दे दें, ताकि हम उसे खोल कर उसका पासवर्ड लगा कर उसमें देख सकें भी क्या उसमें खुफिया मालूमात हैं। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन थी, एक समाअत में कुछ बात थी, दूसरी समाअत में कुछ बात थी। और कल जब 14 फरवरी को इस केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद नहीं थे, तो उनकी जानिब से जो है वो इल्तवा मांग लिया गया कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं। तो अगले हफ्ते में, जो कि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो 18 या 19 फरवरी की डेट जो है वो मुकर्रर कर दी जाए, तो वो अटॉर्नी जनरल ख़ुद आकर इस केस में दलाइल देंगे। तो इसमें अटॉर्नी जनरल के जो बयानात हैं वो बड़े जो है वो उसमें ख़ुद में तज़ाद नज़र आता है। एक स्टेटमेंट कुछ है एक समाअत में, और दूसरी समाअत में कुछ अलग से स्टेटमेंट दी गई है जो पहले के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखती, जिससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। बहरहाल आइंदा हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत होने वाली है और हम आपको उन तमाम केसेस से बर वक्त जो है वो अपडेट करेंगे।